नमस्कार। कंपटीशन एग्जाम के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अपने बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, अभी तक अपने ने बॉडी के लगभग 4 सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपने बॉडी का 5वां सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। आशा है कि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसके अलावा आपने नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। जो क्लास एमसीक्यू की या पीछे जो भी टॉपिक करवाया है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाए होंगे। देखो, आज अपने बॉडी का एक नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। देखो ध्यान से, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या इसको कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। देखो ध्यान से, क्या होता है ये अंतःस्रावी तंत्र, क्या होती है इसकी ब्रांच, क्या इसके अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बॉडी में क्या कार्य है, ये सारे के सारे अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का एक छोटा एक मीनिंग आता है अपनी बायोलॉजी में, जिसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, ठीक है, समन्वय। कोऑर्डिनेशन के लिए अपनी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम चलते हैं। एक तो बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसके बाद में दूसरा बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब इससे कुल मिला के कहने की बात यह है कि इससे हार्मोन बनेंगे। ये दोनों के दोनों मिलकर बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, ठीक है। समन्वय किसे कहा जाता है कि विभिन्न अंगों का एक साथ सुनियोजित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन या समन्वय। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। विभिन्न अंग कैसे, जैसे बॉडी के अंदर लगभग मेल में पड़ते 5 सिस्टम एक साथ चलते हैं। 5 में से 4 तो एक साथ चलते हैं जो पीछे करवा दिए हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, ये चारों के चारों एक साथ चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। और इन चारों का रेगुलेशन अपने कौन सी सिस्टम से किया जाता है, नर्वस सिस्टम से। दूसरा कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम से। आगे बात समझे। और इन दोनों का सुनियोजित ढंग से कार्य करना, मतलब ये दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी 4 या 5 या जो भी सिस्टम चलता है अपनी बॉडी में, वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और अगर यही बात अपने प्लांट के अंदर कर ली जाए तो प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के अंदर केवल कौन सा सिस्टम पाया जाता है, हार्मोनल कंट्रोल पाया जाता है। जैसे आप कुछ एक नाम सुना होगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इतनी बात समझ आ गई। तो ये सारे के सारे हार्मोन मिलकर प्लांट के अंदर किसका कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेशन या समन्वय का कार्य करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। वैसे तो प्लांट के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं, समन्वय का। मतलब बॉडी के अलग अलग सिस्टम का एक साथ सुनियोजित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आज इस समन्वय तंत्र में पहला सिस्टम अपने पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। इतनी बात समझ आ गई। अब एंडोक्राइन सिस्टम में मैं पहला टॉपिक लेके चलता हूं, देखो ध्यान से। पहला टॉपिक है मेरे पास है ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड। और ग्लैंड को कहा जाता है ग्रंथि। मैंने सीधा टॉपिक स्टार्ट कर दिया भैया, ठीक है। इससे पहले कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है वो सारा का सारा किताब से नॉर्मल जानकारी है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, अपने कुछ इसके अंदर 10वीं क्लास का और कुछ 11वीं क्लास दोनों को मिलाकर अपने कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें पहला अपने पास सिस्टम है ग्लैंड या ग्रंथि। देखो, ग्रंथि क्या होती है कि एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह, आप उत्तक बोल सकते हो। आगे बात समझे, जो अपने में से विशेष रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करता है, क्या कहलाता है, ग्लैंड या ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक कोशिका सिंगल सेल या एक कोशिका या समूह, किसका समूह है, कोशिकाओं का, जिसको आप उत्तक बोल सकते हो। या एक ऐसा उत्तक है, एक कोशिका या समूह या उत्तक है जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करता है या करती है, ठीक है, करता है। इसे ग्रंथि कहा जाता है या ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। अब देखो ध्यान से,
जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक कोशिका है, इतनी बात समझ आ गई। ये एक कोशिका है, ये क्या करेगी कि अपने में से कुछ केमिकल मटेरियल बाहर निकालेगी इस प्रकार से, ठीक है। ये केमिकल मटेरियल या तो यहाँ पर क्या हो सकती है, हार्मोन हो सकते हैं, या दूसरे क्या हो सकते हैं, एंजाइम, ठीक है। अब ये हार्मोन और एंजाइम है, ये आगे जाएंगे टारगेट ऑर्गन के पास, ठीक है। टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन को कहा जाता है लक्ष्य, लक्ष्य अंग या लक्ष्य ऊतक। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे, यहां पर जाकर इस ऑर्गन के ऊपर कोई भी काम है वो करेंगे, संपन्न होगा यहां पर आकर। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो मनुष्य शरीर के अंदर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। पहला क्वेश्चन तो ये, मनुष्य शरीर के अंदर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, ग्रंथि की भाषा आपको समझ आ गई। आगे देखो मनुष्य शरीर के अंदर ग्रंथियां, ठीक है। पहला टॉपिक है अपने पास क्या, कि मनुष्य शरीर के अंदर ग्रंथियां, मनुष्य शरीर में ग्रंथियां, मनुष्य शरीर में ग्रंथियां, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मनुष्य शरीर में ग्रंथियां हैं वो 3 टाइप की होती है। पहली कौन सी, पहली होती है एंडोक्राइन, पहली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि। इसके बाद में तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। तो मनुष्य शरीर के अंदर टोटल कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन प्लस मिक्स ग्लैंड। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद में सबसे पहले अपने एक एक करके इन सभी की डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला है अपने पास कौन सा, एंडोक्राइन, ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो ध्यान से, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। मनुष्य शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर पाई जाती है, मतलब आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके गले के अंदर, इसके अलावा आपके वक्ष या थोरिक्स भाग में, इसके अलावा आपके एब्डोमेन पार्ट में, और इसके बाद में गोनेट्स या जनक ग्रंथि, ठीक है। ये सारी ग्रंथियां कौन सी होती है, एंडोक्राइन। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन से पहले अपने एक्सोक्राइन पढ़ लेती है। देखो ध्यान से, एक्सोक्राइन वो थोड़ा सा ही है, थोड़ी सी डिटेल लगती है उसकी। इसके अलावा कुछ मैं आपको ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम में करवा के आया हूं, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना, बहिस्रावी ग्रंथि। सुनो बात ध्यान से, इनमें क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में या बहिस्रावी ग्रंथियों में, इनके अंदर डक्ट पाई जाती है भैया। डक्ट का मतलब होता है इनके अंदर क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। और नलिका पाई जाने के कारण इसे नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। एक डायग्राम बनाएंगे अपने लीवर का, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी बात, इनसे जो रासायनिक पदार्थ बनेगा, इनसे जो केमिकल मटेरियल बनेगा ना, रासायनिक पदार्थ, इन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है एंजाइम, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, ये एंजाइम आपको बताइए कि एंजाइम लगभग जितने भी बनते हैं ना, वो सारे के सारे कौन से सिस्टम के अंदर बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है पाचन तंत्र। तो कुल मिला के कहने की बात यह कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जितनी भी पाई जाएगी ना, वो लगभग आपकी बॉडी के कौन से सिस्टम में पाई जाएगी, पाचन तंत्र के अंदर पाई जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो आगे ध्यान से, इसके अंदर पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास होगा एक तो लीवर, आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हिंदी में कहा जाता है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, लीवर का अपने एक डायग्राम बनाती है, इस प्रकार से अपना स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक के नीचे इस प्रकार से, यहां से अपनी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर पूरा होता है अपना पैंक्रियाज, इस प्रकार से, जिसको अग्नाशय कहा जाता है। अब देखो इसमें इस प्रकार से अगर आपको याद है तो एक नलिका बाहर निकलती है, आगे बात समझे। और इस नलिका के अंदर यहां पर ये नलिका जुड़ी होती है किससे, इस गोल ब्लैडर से, ठीक है।
इस गोल ब्लैडर को कहा जाता है पित्ताशय, जिसके अंदर पित्तरस बनता है जो वसा का एमांसीकरण करता है, मतलब उसको बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलने का क्या करता है, कार्य करता है। आगे बात समझे तो देखो यहां पर बाइल जूस बना है, इस बाइल जूस का सिक्रेशन इस छोटी सी नलिका के थ्रू होता है, ठीक है, इस छोटी सी नलिका के थ्रू होता है यहां से। इतनी बात समझ आ गई। नलिका से होने के कारण इसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि। अब देखो इसका नाम क्या है, इसको कहा जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है कि अग्नाशय पत्ती के आकार की निश्चित ग्रंथि होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है, वो आगे बढ़ेगी। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, इसमें अग्नाशय में यहां पर इसके अंदर पूर्ण पाचक रस बनता है, ठीक है, पूर्ण पाचक रस, ठीक है ना, पूर्ण पाचक रस। इतनी बात समझ आ गई, मतलब प्रॉपर डाइजेस्टिव जूस। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें जो रस बनेगा ना उसके अंदर लाइपेज एंजाइम भी होगा, उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम भी होगा। लाइपेज वसा का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन का, और इसके बाद में यहां पर टाइलिन एंजाइम भी बनेगा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी एंजाइम बनेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इनका ग्रुप है जिससे वो एंजाइम बनती है, तो ये छोटी सी ट्यूब से यहाँ पर बाहर खुलते हैं, और ये ट्यूब है ये आपकी छोटी आंत के अंदर खुलती है या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, ये रही नलिका या ट्यूब। इतनी बात समझ आ गई। ये होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। और कौन सी ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को। जैसे लीवर हो गया, आगे बात समझे, आपका पैंक्रियाज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड हो गई, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड या ग्रंथि। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्टडी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसे कहा जाता है एक्सोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। एक्सोक्राइनोलॉजी यहां पर दो वर्ड से मिलकर बना है, देखो ध्यान से, एक्सोक्राइनोलॉजी, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्ड, एक्सोक्राइन प्लस लोगोस। एक्सोक्राइन का मतलब है एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, और लोगोस का मतलब है स्टडी करना। इतनी बात समझ आ गई। मतलब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड की स्टडी की जाती है, क्या कहलाती है, एक्सोक्राइनोलॉजी कहलाती है। अब कोई भी ब्रांच हो अपनी बायोलॉजी के अंदर, उसका एक फादर होता है, फादर मतलब उसका एक क्या होता है, जनक होता है जिसे उसने बनाया। आगे बात समझे। और इसका जनक है भैया थॉमस एडिसन, ठीक है ना। कौन है, थॉमस एडिसन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। आगे अपने पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, उसका जनक भी कौन है, थॉमस एडिसन। इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा सलाइवरी जो ग्लैंड होती है वो भी किसके अंदर आती है, आपकी सलाइवरी का मतलब होता है लारिय ग्रंथि, जो आपकी बक्कल कैविटी या मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, उसे कहा जाता है, ये भी किसके अंदर आती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती है। आगे बात समझे। क्वेश्चन आता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से कौन सा रासायनिक पदार्थ बनता है, एंजाइम बनते हैं, जिसके जो अपनी बॉडी के कौन से सिस्टम में बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्वेश्चन आएगा लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है, कैसी है, एक्सोक्राइन। इसके अलावा पैंक्रियाज को छोड़ दीजिए, वो मिक्स के अंदर पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा सलाइवरी किस प्रकार की ग्रंथि है, किस प्रकार की है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है हार्मोन वाली को छोड़कर, वो भी सारी की सारी किसके अंदर आती है, एक्सोक्राइन। मतलब इनके अंदर सीधी सी बात है, क्या पाई जाएगी, ट्यूब पाई जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास टॉपिक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है, दूसरी है यहां पर है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का। और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर अपने को पढ़नी है कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो ध्यान से, इन्हें कहा जाता है डक्टलेस, ठीक है, डक्टलेस का मतलब होता है नलिका विहीन, ठीक है ना। क्या होता है, नलिका विहीन ग्रंथियां या डक्टलेस ग्लैंड इन्हें कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो आगे है इसका सिक्रेटरी मटेरियल, ठीक है, सिक्रेटरी मटेरियल उसका एंजाइम था, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, मतलब सिक्रेटरी मटेरियल का मतलब होता है स्त्रावी पदार्थ, ठीक है ना, स्त्रावी पदार्थ, या इसको आप केमिकल मटेरियल लिख सकते हो, रासायनिक पदार्थ। और वो क्या होगा यहाँ पर, और वो होता है हार्मोन,
ठीक है ना। इसका स्रावी पदार्थ क्या होता है, हार्मोन होता है। सीधी सी बात, कहने की बात ये है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का टिश्यू है, छोटा सा, ठीक है, टिश्यू है। तो यहां पर कि अब देखो, इसमें यहां पर जैसे कि ये जो टिश्यू है ना, जो भी केमिकल मटेरियल निकालेगा, कहने की बात क्या है कि हार्मोन निकालेगा, हार्मोन निकालेगा। तो इसलिए जब ये सिक्रेशन कर देगा इस प्रकार से बाहर की ओर, तो ये जो सिक्रेशन है ना, तो ये सिक्रेशन यहाँ पर ट्यूब में डालेगा ये। जैसे मान लीजिए ये या तो क्या है, धमनी, या ये क्या हो सकती है, सीरा, आइयावास में आर्टरी या वेन। इसके अंदर ये सिक्रेटरी मटेरियल उठाकर यहां से इसमें डाल देगा, ये ब्लड में डाल देगा, और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। आगे बात समझे, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर समान रूप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, वितरण कर दिया जाएगा। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, डक्ट लेस ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे देखो, इसके बाद में जैसे स्टडी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता था, एक्सोक्राइनोलॉजी। उसी के हिसाब से यहां पर मैं कोड लिख देता हूं, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है भैया एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। दो वर्ड से मिलकर बना है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो कौन सा, एंडोक्राइन, ठीक है, प्लस दूसरा कौन सा, लोगोस। और बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था, लोगोस का मीनिंग क्या होता है, स्टडी करना, ठीक है, और एंडोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड होगी यहां पर। इतनी बात समझ आ गई। तो बायोलॉजी की ऐसी शाखा, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कोई भी ब्रांच है उसका एक क्या होता है, फादर होता है। फादर का मतलब उसका एक जनक होता है, और इसका जनक भी कौन है भैया, थॉमस एडिसन, ठीक है ना, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, ये इसकी होती है विशेषता एंडोक्राइन ग्रंथियों की, ठीक है। अब देखो आगे अपने बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल में पहली है हाइपोथैलेमस, ठीक है, पहली है हाइपोथैलेमस। इसके बाद में दूसरी है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का मतलब होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तीसरी है पीनियल। इसके बाद में गले में होती है चौथी थायराइड, ठीक है। थायराइड के बाद में अपने पढ़ेंगे 5 नंबर पैराथायराइड, और पैराथायराइड के बाद में अपने पढ़ेंगे आगे 6 नंबर जिसका नाम होता है थाइमस, और इसके बाद में अपने 7 नंबर पढ़ेंगे अपने पैंक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है। और इसके बाद में अपने 8 नंबर पढ़ेंगे कौन सी, एड्रिनल, ठीक है। और एड्रिनल के बाद में अपने 9 नंबर पढ़ेंगे गोनेड्स, ठीक है, गोनेड्स में अपने पढ़ेंगे टेस्टिस जो मेल के अंदर पाए जाते हैं, और इसके बाद में ओवरी जो किसके अंदर पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर। ये टॉपिक इतने 9 ग्रंथियां पढ़ने के बाद में अपनी बॉडी का कौन सा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम भैया इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल से अपने पहली ग्रंथि है वो स्टार्ट करेंगे।